हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 5वें से लेकर 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। तीसरे और चौथे में हमने कर पढ़ा था कि एवं कालोप्य अनुमितः सौक्ष्म स्थौली च सत्तमा संस्थान भुक्त भगवान अव्यक्त व्यक्त विभु। जिस प्रकार से परमाणु और परम महान के द्वारा पदार्थ की सूक्ष्म और स्थूल तत्व की धारणा हुई थी, उसका अनुमान किया जाता है। जान कोई नहीं रहा है लेकिन अनुमान कर रहे हैं। उसी प्रकार से काल का भी अनुमान किया जाता है, मतलब उसके संबंध में सूक्ष्म परमाणु और स्थूल परम महान से जोड़ करके काल के परमाणविक अवस्था और महाकाल अवस्था का निरूपण किया गया। जो काल परमाणु के संबंध में, अर्थात सूर्य को जितना समय एक परमाणु को क्रॉस करने में लगता है उसको परमाणु काल कहते हैं। और जो काल सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय तक व्याप्त रहता है, मैं प्रलय की बात कर रहा हूं, अर्थात प्राकृतिक प्रलय जो जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां तक टाइम का फंक्शन है, उसके बाद टाइम का कोई फंक्शन नहीं है। तो अब तो समझ में आ गया कि महाकाल क्या है। अगर परम महान नहीं समझ में आ रहा है तो ओके, इट्स एक्सपेक्टेड, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है कि सृष्टि से लेकर महाप्रलय तक व्याप्त रहने वाले काल को महाकाल कहते हैं। इजी, तो बहुत इजी हो गया ना समान शब्दों में। तो इस प्रकार से काल की धारणा की जाती है। सृष्टि मतलब जब भगवान महाविष्णु ने दृष्टिपात किया, मतलब बेसिकली भगवान महाविष्णु ने सांस छोड़ी और सांस ली, तो इसके समय, इसके बीच में जो समय व्याप्त रहेगा, जो समय है, उसे महाकाल कहेंगे। इतना जो उनका अनुलोम विलोम जो भी कह लीजिए, उनका रेचक पूरक जो हो गया, उसी में महाकाल हो गया। इसको महाकाल कहते हैं। उनको अंदर आने दीजिए, आ जाइए। ये काल क्या करता है? संस्थान भुक्त्या। संस्थान मतलब परमाणु, और परमाणु से लेकर के परम महान तक जो भी पदार्थ उसको संस्थान कहेंगे, और भुक्त्या मतलब उसमें व्याप्त रहता है। ये भगवान श्री हरि की शक्ति है, और वह भगवान स्वयं अव्यक्त रहते हुए भी व्यक्त भुक मतलब जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं उनमें व्याप्त रहते हैं, और इस प्रकार से वे विभु हैं, अर्थात सृष्टि में दक्ष हैं। ये बात बोली गई थी। उसके बाद चौथे में क्या कहा गया था? स कालः परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम। जो भौतिक पदार्थ की चरम अवस्था परमाणु है, उससे संबंध उसको भुंक्ते, अर्थात जो उसमें व्याप्त है, उसको परमाणु काल कहेंगे। भाई ये बहुत सिंपल सी बात है। सूर्य को, एक परमाणु को पार करने में जितना समय लगेगा उसको परमाणु काल कहेंगे। वही बात को कह रहे हैं घुमा करके। सतः अविशेष भुग्यस्तु स कालः परमो महान। जो काल संपूर्ण प्रकट जगत को व्याप्त करता है उसे महाकाल कहते हैं। अब ये सब बात यहाँ पे आ गई, यानी कि अत्यंत छोटे और अत्यंत बड़े काल का निरूपण कर दिया। अब मध्यमवर्ती काल का वर्णन करेंगे। उससे पहले मध्यमवर्ती पदार्थ का वर्णन कर रहे हैं। परमाणु सबसे छोटा, उसके बाद अणु, उससे बाद त्रिसरेणु इत्यादि की बात करेंगे, और उसके संबंध में फिर काल की वर्णन करेंगे। परमाणु का वर्णन करके परमाणविक काल के बारे में बताया, वो अत्यंत छोटा काल है। और उसके बाद अब परमाणु से बड़े जो अणु हैं उनका वर्णन करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, और तीन अणु मिलकर के एक त्रिसरेणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ है। ये ना, गलती तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ सही कहा, बस सिंपल सी बात है। मेरे पीछे बोलिए। अणुर्दौ परमाणु स्यात् त्रिसरेणुस्त्रयः स्मृतः। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात्
त्रिसरेणुस्त्रयः स्मृतः। जालार्कः रश्मय अवगतः खम एवानुपतन अगात्। जालार्करश्म्या अवगतः खम एवानुपतन् अगात्। बोलिए। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रिसरेणुस्त्रयः स्मृतः। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रिसरेणुस्त्रयः स्मृतः। जलार्करश्म्या अवगतः खम एवानुपतन् अगात्। जालार्करश्म्य अवगतः खम एवानुपतन अगात्। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। स्थूल काल का मतलब हुआ यहाँ पे मध्यमवर्ती, मध्यम परिमाण का काल। दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु यानी अणु बनाते हैं। मतलब दो परमाणु मिले मतलब साथ में आए। आप जानते हैं कि वो मतलब जैसे चिपकते नहीं है, लेकिन वह जो भी है दो साथ में आए तो बन गया एक अणु। और तीन द्विगुण परमाणु यानी अणु एक षट परमाणु बन जाते हैं। षट परमाणु क्यों कहा भाई? एक में है 2 और 3 गुणा 2 यानी 6, तो 6 परमाणु का सेट एक त्रिसरेणु कहा जा रहा है। लेकिन वो किस रूप में है? 3 अणुओं के रूप में। बहुत इजी है कि नहीं? अब ये मत कहिए कि ये भी डिफिकल्ट है। नहीं, क्या डिफिकल्ट है? 2 परमाणु मिलकर के बन गए एक अणु और 3 अणु मिलकर के बन गए त्रिसरेणु। चलिए, एक भक्त ने बोल दिया इजी है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। और नहीं तो अपने कॉपी में वो बनाइए, एक परमाणु एक और परमाणु दोनों मिलकर बन गए एक अणु। ठीक, इज इट ओके? वेरी सिंपल। यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। ये आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तो इससे यह बोध हो रहा है, ये फोटो से स्पष्ट हो गया कि आप त्रिसरेणु को अर्थात षट परमाणु को, जिसमें 6 परमाणु हैं, उस अणु को आप देख सकते हैं। परमाणु को नहीं देख सकते हैं, लेकिन त्रिसरेणु को देख सकते हैं। हाँ, जैसे आप यहाँ फोटो देखिएगा, ये आपने कई बार ये तो देखा होगा सबने। हाँ, एक प्रश्न हुआ कि वो तो धूल का कण है। भाई भागवत गलत तो हो नहीं सकती है। उसमें जो लिखा है स्वीकार कर लीजिए, हमने फोटो बना दिए। ये जब हम जब जिंदगी में पहली बार उसको पढ़े थे, तब भी मेरे मन में डाउट आया था कि वो तो धूल का परमाणु धूल का परमाणु है। लेकिन अब हम मैत्री मुनि को कैसे कह सकते हैं कि हम गलत कह रहे हैं? और न ही कोई क्वेश्चन किया सकता है। क्या कहें आपकी बात? अगर हम वहां बैठे होते तो हम भी यही प्रश्न करते कि वह तो धूल का कण देखता है। मे बी इट इज नॉट धूल का कण, ही आ सकता वो धूल का कण ना हो। लेकिन एक प्रश्न है कि धूल का कण हमको अभी क्यों नहीं दिख रहा है? इस समय जो बल्ब की रोशनी, उसमें धूल का कण दिखता है क्या कभी? नहीं, ये मैं कुछ विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं कि धूल का कण हमको हैलोजन की लाइट में नहीं दिखता, हमको बल्ब इसमें नहीं दिख रहा, केवल सूर्य की रोशनी में ही क्यों दिखता है? क्या धूल अभी आता है? इट डिफ्यूज लाइट। अच्छा। हम कुछ नहीं, मतलब एक विचार है। तो यानी कि टॉर्च में दिखेगा और इसमें लाइट में नहीं दिखेगा, यानी कि हम और कोई लाइट ले लेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा। नहीं, देखिए वो तो ये लाइट भी तो ट्रैवल कर रही है। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए कि इस बल्ब को अगर फोकस करें, बल्ब को भी लाइट को फोकस किया जा सकता है। लेट अस एक्सेप्ट व्हाट इज देयर इन भागवतम कि जो दिख रहा है वो षट परमाणु कहते हैं, त्रिसरेणु। सूर्य के प्रकाश में तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन अब ये अच्छा ऑब्जेक्शन है कि वह तो धूल का कण है। अब जो भी है ठीक है, कुछ तो दिखता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मतलब ये बात पूरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लेट्स गो फॉरवर्ड। जरूरी तो नहीं कि सारी बात समझ में ही आई।
जो लिखा है उसको व्याख्या कर दे रहे हैं। दो मतलब दो परमाणु, परमाणु का अणु स्यात्, एक अणु होता है। त्रय त्रिसरेणु स्मृतः, 3 अणुओं का एक त्रिसरेणु कहलाया जाता है। खम तथा यह त्रिसरेणु अतिशय लघुतम होने के कारण आकाश में, देखिए खम का मतलब होता है आकाश, लेकिन उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि क्योंकि अत्यंत हल्का होता है त्रिसरेणु, इसलिए आकाश में एव अनुपतन अगात, यह निश्चित ही आकाश में ऊपर जाते हुए जालार्क, खिड़की से आते हुई ग्रह में प्रविष्ट हो रही सूर्य की रश्मि अर्थात किरणों के प्रकाश में अवगत, यानी प्रत्यक्ष दृश्यमान होता है। ये तो आपने सुना होगा, ये बात से आप अवगत हैं, मतलब जानते हैं, तो अवगत का अर्थ है यहाँ पे आपको वो दिखते हैं। अणुर दो परमाणु स्यात्, दो परमाणुओं से एक अणु होता है। त्रिसरेणु त्रय स्मृतः, और तीन अणुओं से एक त्रिसरेणु बनता है, यानी कि एक त्रिसरेणु में 6 परमाणु होते हैं। जालार्क रश्मि अवगतः, जब खिड़की से सूर्य की रोशनी आती है तो उसमें ये दिखता है। खम एव अनुपतन अगात, आकाश में ऊपर की ओर उठते हुए दिखता है। देखिए एक बात है, जो चीज हमें दिख रही है वह हम अज्यूम कर रहे हैं कि वह डस्ट पार्टिकल है। और मैंने भी एक बार किया है, मुझे बात याद आ रही है, हम अपने दादी जी के रूम में बैठे हुए थे, जहाँ दादी लेटती थी सामने उस पर एक तखत था, तो उधर से रोशनी आती थी सूरज की खिड़की से, तो मैं मस्ती मस्ती में तखत पे हाथ मारता था। तो आप जानते हैं कि धूल के पार्टिकल्स उठते हैं, लेकिन जब मैं हाथ नहीं भी मार रहा हूँ तब भी कुछ दिखाई पड़ता है और वो ऊपर की ओर उठता हुआ दिखता है। तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, जाड़ा तो आने ही वाला है, अपनी खिड़की खोल कर देख लेना कि क्या करेंगे, बिना धूल उड़ाए भी क्या कुछ दिखता है। तो ये हमारे जाड़े का टॉपिक रहेगा, धूल उड़ाइए। करने लोग दिखते हैं, हम तो कोई समर्थन वर्धन नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो लिखा है उसको व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ओके, श्रीधरी। अब द्वयणुक मतलब 2 अणु वाले आदि के लक्षण पूर्वक काल की मध्यम अवस्था का वर्णन करते हैं। देखिए मध्यम अवस्था का वर्णन का मतलब क्या हुआ, परमाणु सबसे छोटी और महाकाल सबसे बड़ा, उसके बीच में जो भी आएगा वो मध्यम परिमाण का कहा जाएगा। तो अणु भी मध्यम परिमाण का है, त्रिसरेणु भी मध्यम परिमाण का है। कहने का अर्थ यह है कि जब परमाणु को डिफाइन किया तो उसमें व्याप्त काल परमाणविक काल, जो अणु में व्याप्त होगा वो आणविक काल, और जो त्रिसरेणु में व्याप्त होगा वह त्रिसरेणुविक काल कह लीजिए। इस तरह से समय की अवधि बढ़ती चली जाएगी। अब आप ये नोट करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग श्लोक को पढ़ते जाएंगे काल की अवधि बढ़ती चली जाएगी। ये आप लोग पैटर्न पकड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा सारे श्लोक। 1 सेकेंड, मिली सेकेंड, यानी उससे और पहले चलिए माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, नैनो, फिर माइक्रो, फिर मिली, फिर सेकेंड, फिर मिनट। तो आप देख रहे हैं कि काल की अवधि बढ़ती चली जा रही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 परमाणुओं के मिलने से अणु द्वयणुक होता है, मतलब जिसमें 2 परमाणु होते हैं। 3 अणुओं के मिलने से त्रिसरेणु होता है। त्रिसरेणु का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात ये दिखाई पड़ता है। अब आप इससे तो यह समझ सकते हैं कि वैदिक धारणा भौतिक धारणा से कुछ अलग ही है। 3-6 एटम मिल जाएंगे तो आपको दिखने नहीं लग जाएंगे, तो ये कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। परमाणु नहीं दिखता है, अणु भी नहीं दिखता है, लेकिन 3 अणु साथ में आ गए तो वह दिखने लगते हैं। दिखा है, उसको स्वीकार करना होगा। इस बात को श्लोक के उत्तरार्ध द्वारा कहा गया, मतलब इस श्लोक के दूसरे वाले भाग में कहा गया था। चारार्क वाला बात है ना, उसमें कहा गया था गवाक्ष मार्ग से आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में त्रिसरेणुओं का पता चलता है। मतलब छेद से अगर सूर्य की रोशनी आती है, गवाक्ष मतलब छेद से आती है, तो वहां पे आपको त्रिसरेणुओं का पता चलता है। यह अत्यंत लघु होने के कारण आकाश में ही उड़ता हुआ प्रतीत होता है। अनुपतन इस पाठ के अनुसार अर्थ होगा कि त्रिसरेणु आकाश में ही उड़ता हुआ ज्ञात होता है, पृथ्वी पर नहीं। ठीक है, स्पष्ट। सरारदर्शनी। 2 परमाणुओं में से एक अणु अर्थात द्वयणुक बनता है। 3 अणुओं में से एक त्रिसरेणु बनता है और उस त्रिसरेणु का प्रत्यक्ष होता है। यही कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से।
जब खिड़की से होकर सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करती हैं तो उसमें वह त्रिसरेणु आंखों से दिखाई देता है। उसी सूर्य किरण में बहुत अधिक हल्केपन के कारण जो आकाश की ओर उड़ता प्रतीत होता है वही त्रिसरेणु है। वह पृथ्वी की ओर नीचे नहीं आता बल्कि हल्केपन के कारण ऊपर की ओर आकाश में उड़ता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें हैं, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। यहाँ तक सब आसान था, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यह सर्वत्र नियम है कि स्थूल एवं प्रचुर अवयवों के बिना अवयवी दृश्य नहीं हो सकता है। मतलब कोई सूक्ष्म अवयव यानी कि इंग्रेडिएंट है तो उससे और बहुत कम मात्रा में है तो आपको अवयवी नहीं दिखेगा। जैसे ये एक घड़ी है, तो अब ये घड़ी को आप अवयवी कहोगे कि नहीं कहोगे? इसके पार्ट्स हैं कि नहीं? इसमें देखिए ये क्या कहेंगे इसको, उसका पैड स्ट्रैप नहीं, मेटल स्ट्रैप कह लीजिए, मेटल स्ट्रैप है और इसमें डायल है, इसमें शीशा है और अंदर उसका फ्रेम है। तो ये सारे इसके अवयव कहे जाएंगे और ये स्थूल अवयव हैं। तो जब तक स्थूल अवयव ना हो तब तक अवयवी कैसे हो जाएंगे? अवयव दिखने चाहिए ना, अलग अलग, नाक, आंख, कान, इसे दिखना चाहिए ना, तब तो हम शरीर की धारणा करेंगे। शरीर है अवयवी, जो अवयवों से बना हो उसे कहेंगे अवयवी। तो अवयव होने चाहिए ना। ये तो सर्वत्र नियम होगा कि नहीं होगा? ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहां देखिए, हाँ, तो अब आपको अगर अवयवी दिख रहा है इसका मतलब है कि अवयव हैं। इसी को पहले श्लोक में कहा गया था कि परमाणु नहीं दिखता है, लेकिन परमाणु जिन वस्तुओं को बनाता है उनमें अवयवी की प्रतीति होती कि वो अवयवी हैं। तो इससे परमाणु का अनुमान कर लेना चाहिए कि कोई भी अवयवी नहीं दिखता जब तक कि उसमें स्थूल अवयव ना हो। ये घड़ी नहीं दिखाई दे सकती है जब तक कि उसमें पार्ट्स ना हो। तो प्रश्न यह हो सकता है कि मुझे परमाणु दिखता ही नहीं तो मैं कैसे समझूं कि परमाणु है? तो परमाणु इसलिए है क्योंकि त्रिसरेणु दिखता है, और कोई वस्तु आपको दिख रही है तो वो अवयवी के रूप में दिखेगी। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब मैं अगर ग्लास का एग्जाम्पल लूं तो ग्लास में भी तो अवयव है, ऊपर का भाग है, नीचे का भाग है, दिख ही रहा है। एक प्रश्न है कि मतलब परमाणु अवयवी नहीं है? परमाणु कभी भी अवयवी नहीं था। परमाणु को अवयवी कहा ही नहीं गया है। अवयवी मीन्स जिसके पार्ट्स होते हैं। परमाणु तो के पार्ट्स तो कभी होते ही नहीं है, अनंतिम भाग है। बात ये हो रही है कि कोई भी अवयवी है तो उसके अवयव होने चाहिए। तो अवयवी मतलब जो दिखे विद पार्ट्स। तो त्रिसरेणु दिखता है, इससे आपको परमाणु के अस्तित्व की सिद्धि त्रिसरेणु अणु के द्वारा है और अणु की सिद्धि त्रिसरेणु के द्वारा। अभी समझिए, बस इतनी बात समझ, ये तो समझ में आ गया ना कि यह सर्वत्र नियम है कि स्थूल एवं प्रचुर मतलब बहुत सारे अवयव होंगे। अगर एक ही चीज है तो उसको अवयवी नहीं कहा जाएगा। खूब सारे होने चाहिए, कम से कम 2-3 तो होने चाहिए, एक से अधिक होने चाहिए, तब उसको अवयवी कहा जाएगा। ओके, ये एडवर्टाइजमेंट, ये ढक्कन है इसका और एक बोतल है, तो इसके 2 अवयव होगा कि नहीं? ये अवयवी नहीं कहा जाएगा लिटरली, क्योंकि ये एक ही ढक्कन ही है। तो ढक्कन और बोतल ये 2 अवयव हो गए इस जॉइंट वेंचर के, उसे कहेंगे अवयवी। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो प्रचुर होना चाहिए, एक से अधिक अवयव होंगे तब उसको अवयवी कहा जाएगा। ठीक है, यहां त्रिसरेणु के अवयव के रूप में 3 स्थूल अणुओं की कल्पना करनी होगी, लेकिन परमाणुओं की नहीं, क्योंकि परमाणुओं में स्थूलता का अभाव होता है। तो परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, उनको आप अवयव नहीं कह रहे हैं, नहीं कह सकते। तो वो अणुओं को अवयव कहा जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि जो त्रिसरेणु है 6 परमाणु से बने हैं, वो आपको कहना होगा कि त्रिसरेणु 3 अणुओं से बने हैं, क्योंकि अणु स्थूल है और परमाणु सूक्ष्म है, ये कहते हैं। अनेक वस्तुओं के संगठन से स्थूलता आती है। अणु में कितनी वस्तुएं हैं? 2 परमाणु हैं कि नहीं? क्लियर हो गया, वेरी गुड। अणु की स्थूलता बिना परमाणुओं के संभव नहीं है, इससे परमाणु का अस्तित्व सिद्ध होता है। ये क्लियर हो गया। अणु है
और वह परमाणु के बिना हो नहीं सकता है, इसलिए यद्यपि परमाणु नहीं दिखता है लेकिन फिर भी परमाणु है, फिर भी परमाणु है क्योंकि अणु है। और अच्छा प्रश्न होगा कि अणु कैसे है? अणु भी नहीं दिखता है लेकिन त्रिसरेणु दिखता है, इससे अणु के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। सिंपल लॉजिक है। त्रिसरेणु का प्रत्यक्ष होना बिना अवयव की स्थूलता के संभव नहीं है, उसके अवयव स्थूल होने चाहिए जिससे अणु का अस्तित्व सिद्ध होता है। यानी कि जो त्रिसरेणु है जो कि 3 अणुओं से बना है, वह अणु कैसे हैं? वह स्थूल हैं। स्थूल वस्तुओं को ही आप देख सकते हो। तो कह रहे हैं कि जो त्रिसरेणु है वह दिख रहा है और उसके जो अवयव हैं वो अणु हैं और वह स्थूल है, क्योंकि स्थूल वस्तु जो है वो 2 चीजों से बनी होगी, एटलीस्ट एक से अधिक वस्तु से बनी होगी। नाम और रूप ने एक से अधिक वस्तु, जबरदस्ती नाम और रूप जोड़ दिया। हम यहां बोला है नाम और रूप, खाली इतना बोल रहे हैं कि एक अणु 2 परमाणु से बना हुआ है, एक से अधिक वस्तु से बना होगा, वह स्थूल होगा। ठीक, उस अणु की स्थूलता के लिए परमाणुओं का द्वित्व यानी 2 परमाणुओं को ही माना जाता है, लेकिन 3 या 4 नहीं। जिस प्रकार 3 तीतर ये बड़ा मजेदार है। जिस प्रकार 3 तीतर मिलकर यज्ञ के लिए एक पूर्ण समूह बनाते हैं, उसी प्रकार त्रिसरेणु को देखने के लिए न्यूनतम 3 अणुओं का होना आवश्यक है ताकि वे दृश्य हो सके। तो देखिए 2-3 बात समझ लीजिए। एक बात यह कि अणु के लिए 2 ही परमाणु आवश्यक हैं, अणु के लिए तीसरे की जरूरत नहीं है। जैसे लड़ने के लिए 2 लोग जरूरत है, तीसरे की जरूरत नहीं, 2 में काम चल जाता है। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि अणु के लिए केवल 2 परमाणु की जरूरत है। दूसरा बात बड़ी मजेदार कह रही, तीतर कहां से? तीतर समझते हैं, तीतर मतलब कबूतर। तो कहीं कबूतर कहां से आ गया? मतलब बड़ी दूर की कौड़ी लेके आते हैं। चक्रवर्ती बाद यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं वेद का वचन है ये, उसका कोई श्लोक भी कोट किया, हम नहीं रख रहे हैं, कि कोई यज्ञ करना है, कुछ उसमें बलि देनी होगी, तो उसमें 3 कबूतर आपको मिल जाए तो वह यज्ञ करने के लिए पर्याप्त है। तीतर, अरे भाई अलग से मतलब कबूतर समझ लीजिए, अब यहाँ कबूतर ही नहीं समझ जाए, समझ ले, बहुत बड़ी बात है। तीतर बटेर कहते हैं ना, तीतर बटेर, तो वही तीतर बटेर कबूतर एक ही फैमिली के हैं, मतलब उसको समझ लीजिएगा आप। तो जैसे यज्ञ करने के लिए 3 तीतरों की जरूरत है, कोई होता होगा या कि उसमें 3 कबूतर आपको मिल गए तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, समझे? और कोई कबूतर लाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि भाई अगर खिचड़ी बनानी तो नमक है, हल्दी है, चावल और दाल है, और कुछ चाहिए नहीं? और कुछ नहीं चाहिए, इसी में बन गई खिचड़ी आपकी। तो 4 इंग्रेडिएंट से आपकी खिचड़ी बन जाएगी, बाकी जो कुछ डालोगे उसमें एड ऑन्स है, लेकिन इसमें आपका एक बेसिक लेवल की खिचड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे वैदिक एक सूत्र के अनुसार कि 3 तीतर मिल गए आपको तो आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। चौथे तीतर की जरूरत आपको नहीं है। उसी प्रकार से एक त्रिसरेणु को बनाने के लिए आपको 3 अणुओं से अधिक की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं, बस एक सिंपल सा लॉजिक कहते हैं। कुछ एक बात और भी थी और बड़ी अच्छी बात थी वो, हाँ, ये जो परमाणु के अस्तित्व की बात आ रही थी उसको एक बड़े सुंदर न्याय से समझाते हैं कि एक शायद तीतर से मिलता जुलता एक पक्षी, उसका नाम रखते हैं किंजल के, ऐसा कुछ तो नाम था, भूल रहा हूं मैं। तो उसकी संग एक दिक्कत है, वो पेड़ों में ऐसा छुप जाता है कि वो दिखता नहीं है, लेकिन क्या दिखता है? उसके यत्र तत्र गिरे हुए पंख। तो पंख दिखने से आप पक्षी का अनुमान कर लेते हो। ये लॉजिक समझ में आया आपको? पक्षी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने अपने बचपन में देखा हुआ कौवा का पंख गिर जाता है तो सोचते हैं कौवे का पंख, तो कौवा भी कहीं होगा, कबूतर का विशेष रूप से, ये समझ लीजिए लॉजिक। तो उसी तरह से परमाणु नहीं दिख रहा है, दिख रहा है त्रिसरेणु, लेकिन त्रिसरेणु को देख करके व्यक्ति परमाणु का अनुमान कर लेता है। ये बात, ये लॉजिक भी लिखा समझाया गया था। ठीक है ठीक है। तो यानी कि 3 अणुओं का होना आवश्यक है ताकि त्रिसरेणु जो कि दिखाई देता है वह दिख जाए। देखिए कितनी सारी बातें परमाणु में छुपी पड़ी हैं। तात्पर्य,
परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है, लेकिन जब ऐसे 6 कण परस्पर मिलते हैं तो वे त्रिश्रेणु कहलाते हैं और इन्हें खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है। एक बात जो समझ में आ रही वो ये है कि जिन त्रिश्रेणुओं की बात हो रही है शायद हमने उनको ना देखा हो, हमारा ध्यान धूल के कणों पर चला गया हो। तो इस जाड़े में आप लोग फिर से अभ्यास करना कि बहुत धूल ना दिख रही हो फिर भी शायद त्रिश्रेणु दिख जाएगा। अब आप लोग प्रश्न करेंगे कि सब बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि काल के मध्यमवर्ती रूप का वर्णन करना है और ये श्लोक अत्यंत ईजी होगा। इट विल बी लाइक अ केक वॉक। केक वॉक कर समझते हैं? केक पे वॉक करना जैसे बहुत आसान होता है उसी तरह से श्लोक समझते चले जाएंगे। मुझे कुछ भी समझाना नहीं होगा, मेरे पीछे बोलिए। त्रिश्रेणु त्रिंक भुंगते यह काल स त्रुटि स्मृतः। त्रिश्रेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः। त्रिश्रेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः। त्रिश्रेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः। शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। शतभागस्तु वेद्यः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। तीन त्रिश्रेणुओं के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है। त्रुटि का अर्थ यहाँ पे गलती नहीं है, त्रुटि यहाँ समय का परिमाण है। त्रुटियु गायते त्वामपश्यताम। गोपी गीत में आता है ना कि त्रुटि यानी थोड़ा सा समय भी हमको युग के समान लगता है। तो अब देखिए वहाँ 10th कैंटो में जब त्रुटि शब्द आएगा तब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए यहाँ समझा रहे हैं। वहाँ प्रश्न न करने पर जी त्रुटि का क्या अर्थ है, मैं कहूँगा तीसरा स्कंद पढ़े कि नहीं पढ़े, जाओ जाकर पढ़ के आओ। त्रुटियु गायते त्वामपश्यताम। समझ में आया? इसीलिए यहाँ समझा रहे हैं त्रुटि का मतलब क्या है, ताकि हम वहाँ त्रुटि को समझने में कोई त्रुटि नहीं करे। ओके, कोई गलती नहीं करे। एक भक्त कह रहे हैं कि त्रुटि का अर्थ समझ नहीं आया। अरे अभी समझाया कहाँ, जो समझ में आएगा अभी बता रहा हूँ। और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है, वेद होता है। 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। लव मात्र साधु संग और सर्व सिद्धि हो, तो आप लोग अभी देखना क्या क्या होता है। त्रिश्रेणु त्रिकम यानी 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में यह कालह भुंगते, सूर्य के प्रकाश को जितना समय लगता है, मतलब सूर्य जितना समय तीन त्रिश्रेणुओं को पार करने में लगाता है उसे त्रुटि स्मृतः, त्रुटि कहते हैं। समझ में आया आपको? देखिए परमाणु, 2 परमाणु यानी 1 अणु, फिर उसके बाद 3 अणु मिल करके एक त्रिश्रेणु और उसके बाद 3 त्रिश्रेणु सेट कर दीजिए। यानी कि कितने हुए? एक त्रिश्रेणु में थे 6 परमाणु, यानी 18 परमाणुओं को आप एक लाइन में लगा दे, चलो खड़े हो जाओ, और उसके बाद सूर्य उसको ट्रैवल कर जाए तो वह त्रुटि कहलाता है। यानी कि परमाणविक काल का 18 गुना काल जो होगा वह त्रुटि कहलाएगा। इज इट ओके? एक बात आप जरा ध्यान से समझेंगे कि सूर्य के प्रकाश की स्पीड की बात नहीं कर रही है जा रही है, सूर्य की स्पीड की बात की जा रही है। सूर्य के प्रकाश की स्पीड कहीं ट्रैवल करने की वो अलग है, लेकिन सूर्य के जो ट्रैवल करने की स्पीड है, चलने की स्पीड है, वो कम है उससे। सूर्य का प्रकाश तो बहुत तेज चलता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। उस तरह से टाइम नहीं कैलकुलेट हो रहा है, सूर्य के चलने की बात हो रही है। तो उसको लैंग्वेज को थोड़ा समझ लीजिएगा, नहीं समझ पाए? सूर्य जो घूम रहा है उसकी स्पीड अलग है और सूर्य की जो प्रकाश है उसकी ट्रैवल करने की स्पीड अलग है। तो यहाँ सूर्य के प्रकाश को समय लगता है का अर्थात सूर्य को जो पार करने में समय लगता है वो बात बोल रहा है। तो त्रुटि मतलब 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगेगा उसे त्रुटि कहते हैं। तो मतलब तथा शतभागः, त्रुटि का 100 गुना वेदस्यात्, एक वेद कहलाता है। तू और ताई, उन त्रिभी 3 वेदों का लवः स्मृतः, एक लव क्या होता है। अब जो भी सेकंड्स में होता हो, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? 3 त्रिश्रेणु त्रिकम भुंगते या काला सह त्रुटि स्मृतः,
तीन त्रिश्रेणियों को व्याप्त करने में या पार करने में सूर्य को जो काल लगता है वह त्रुटि कहलाता है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी है। शतभागस्तु वेदस्यात्, इसको आप यानी त्रुटि को अगर 100 गुना कर देते हैं तो उसको वेद कहते हैं। और 23 त्रिभिस्तु लव स्मृता, यानी 3 बार वेद कर दें तो उसको एक लव कहा जाता है। तो जब आप कहते हो ना लव मात्र साधु संग, उसको मतलब यही हो गया। थोड़ा सा समय, ये सब छोटा छोटा समय ही इसकी वर्णन हो रहा है। ओके, श्रीधरी, सूर्य के 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में जो समय लगता है उस काल को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि के 100 गुना काल को वेद कहते हैं और वेद के 3 गुना काल को लव कहते हैं। मैंने इसलिए लिख दिया, बार बार बोलने से बात याद हो जाती है, बाकी समझने के लिए तो इजी है। सारार्थ दर्शनी, 3 त्रिश्रेणु एक त्रुटि बनाते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार त्रुटि उस समय को दर्शाता है जिसमें एक सुई कमल के पत्ते को छेद सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो चाहे वो घर में आके कर ले कि त्रुटि कितना समय होता है। बहुत कम समय हुआ, सुई को कमल के पत्ते को छेदने में तो बहुत कम टाइम लगेगा ना। 100 त्रुटि एक वेद बनाते हैं, 3 वेद एक लव बनाते हैं। तो कोई अगर जगत पे आपसे कह रहा आई लव यू, मतलब मैं आपको बहुत कम प्रेम करता हूं। लव मतलब छोटा। तात्पर्य, यह गणना की गई है कि यदि 1 सेकंड के 1687.5 भाग किए जाएं तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है, जो कि 18 परमाणु कणों के समुच्चयन का काल है। समझे कि नहीं समझे आप? 18 कैसे आया, समझ में आ गया? 2 अणु, एक अणु बना 2 परमाणु से, 3 अणु बनाकर हुआ एक त्रिश्रेणु, यानी कि 6 परमाणु, और गुणा 3 18 हो गया। इजी। विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन का मतलब होता है एक साथ आना, भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इन विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है, अर्थात सूर्य जितना समय इनको पार करने में लगाता है उससे काल की गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। निमिषत्रिलवो गेय आम्नास्ते त्रयः क्षणः। निमेषस्त्रिलवो गेय आम्नास्ते त्रयः क्षणः। निमेषस्त्रिलवो गेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः। क्षणान् पंच विदुः काष्ठां लघुता दश पंच च। क्षणान् पंच विदुः काष्ठां लघुता दश पंच च। तो ये तो आसान है, बस अब ये बड़ा होता है, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। 3 लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। बस सिंपल इक्वेशंस हैं। त्रिलवः निमेष गेयः, 3 लव को निमेष कहते हैं। निमेष होता है जितने समय में हम आंख को ब्लिंक करते हैं, इसको निमेष क्यों कहते हैं? महाराज निमि को एक बार श्राप मिला था मर जाओ, तो वह अब जब उनको कहा गया ठीक है दोबारा शरीर ग्रहण कर लो, कहते हैं हमें शरीर दोबारा ग्रहण नहीं करना है। तो क्या है कि क्या करोगे? तो फिर वह लोगों की आंख में विद्यमान रहने लगे, नाक नहीं सॉरी पलक पे विद्यमान रहोगे, और यही कंट्रोल करते हैं हमारी आंखों को। तो जो हमारे नेचुरल समय लगता है ब्लिंक करने में वह निमिष कहलाता है। ते और उन त्रय यानी 3 निमिषों का क्षण एक क्षण आम्नातः यानी कहलाता है। 5 क्षणान काष्ठां विदुः, 5 क्षणों को एक काष्ठा कहते हैं। चन और ता दशः पंच लघु, उन 15 काष्ठाओं का एक लघु होगा। बहुत इजी है। तात्पर्य, गणना से ज्ञात होता है कि लघु 2 मिनट के तुल्य होता है, जो चाहे वो कर सकता है ऐसा। वैदिक विद्या के रूप में काल की पारमाणविक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणत किया जा सकता है। मतलब आप डिवाइड कर लो कि लघु हो गया 2 मिनट, तो फिर काष्ठा कितना होगा? 2 मिनट डिवाइडेड बाय 15। फिर निमिष कितना होगा? फिर क्षण कितना होगा? उसको 5 से भाग दे दीजिए। फिर निमिष कितना होगा? उसको 3 से भाग दे दीजिए। ऐसे ऐसे करके आप हर चीज़ का
टाइम के मतलब मिनट और सेकंड्स के हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ऐसा करके प्रभुपाद चार्ट बनाते भी हैं कि ये चीज़ इतने सेकंड का, ये चीज़ इतने सेकंड का, ऐसे करके वो अगर होगा तो तात्पर्य में आ ही जाएगा। बस हमने इतना ही रखा, आज इतना पर्याप्त है। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब चीज़ें ईजी होंगी, ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई कठिन नहीं होगा। हाँ है, मुझे याद है, बहुत बहुत पहले पढ़े थे तो उसको उसमें से लिखा गया है। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।